हेलो एवरीवन, आइए आज हम बात करते हैं न्यूरोब्लास्टोमा की। तो देखिए न्यूरोब्लास्टोमा क्या है कि ये सॉलिड ट्यूमर होता है। अब देखिए सॉलिड ट्यूमर की बात आई तो हम यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन क्लियर कर दें। तो ये देखिए जैसे एक चाइल्ड है और देखिए ये इसका एब्डोमेन हो गया और यहाँ पे देखिए इसके लेग हो गए, ठीक है। तो जो सॉलिड ट्यूमर होते हैं ना, तो मोस्ट कॉमनली हमको इंट्राक्रेनियल देखने को मिलता है। तो अगर हमारा क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन सॉलिड ट्यूमर पूरी बॉडी में कहाँ होता है, तो हम बोल देंगे इंट्राक्रेनियल, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें तो देखिए न्यूरोब्लास्टोमा जो होता है ये हमारे एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है, तो यहाँ प्रेजेंट होता है। तो सबसे ज्यादा तो ये देखने को मिलता है, लेकिन सेकंड मोस्ट कॉमन हमारा जो होता है सॉलिड ट्यूमर, ये हमारा न्यूरोब्लास्टोमा ही होता है। इसी तरह से कहीं क्वेश्चन आए कि सेकंड मोस्ट कॉमन सॉलिड ट्यूमर ऑफ चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हम बता देंगे कि न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्रेनियल सॉलिड ट्यूमर इन चिल्ड्रन, तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन यही होगा कि ये न्यूरोब्लास्टोमा। और न्यूरोब्लास्टोमा के बाद थर्ड नंबर पे जो आता है ना, ये देखिए एक और एब्डोमेन का ट्यूमर होता है जिसको हम बोलते हैं विल्म्स ट्यूमर, ठीक है। तो ये किडनी का ट्यूमर है, तो ये थर्ड नंबर पे आता है। तो इस तरह से हम कई क्वेश्चन क्लियर कर दिए, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। इसको हमको याद रखना कि सबसे ज्यादा कॉमन ये होता है, सेकंड पे न्यूरोब्लास्टोमा होता है और थर्ड पे हमारा जो होता है ये विल्म्स ट्यूमर होता है। इसको कई मानों में पूछ सकता है, बस हमको ये नंबरिंग याद रखेंगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यही है, देखिए यहाँ बताया गया कि मोस्ट कॉमन सॉलिड एक्स्ट्रा क्रेनियल ट्यूमर इन चिल्ड्रेन, और ये 4 साल से कम के बच्चों में होता है टिपिकली, ठीक। और यहाँ पे देखिए विल्म्स ट्यूमर से हम इसको क्यों रिलेट किया ना, और यहाँ पे भी रिलेट किया जाएगा क्योंकि विल्म्स ट्यूमर जो होता है ये भी हमको चिल्ड्रेन में ही देखने को मिलता है, 2 से 4 साल के बच्चों में। इस वजह से विल्म्स ट्यूमर और इसमें डिफरेंशिएशन करना हमको आना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे करना वो भी बताते हैं। तो अभी हम ये पहला पार्ट क्लियर किए कि जो मोस्ट कॉमन सॉलिड एक्स्ट्रा क्रेनियल ट्यूमर इन चिल्ड्रन, तो ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, यूजुअली अराइजेस इन एड्रिनल मेडुला, तो ये मोस्टली एड्रिनल मेडुला में अराइज होता है और यही मोस्ट कॉमन है। बट में अकर एनीवेयर अलोंग द सिंपैथेटिक चेन, लेकिन सिंपैथेटिक चेन के साथ ये कहीं भी हो सकता है। और इसमें देखिए पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो जब पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन इन्वॉल्व होगी तो यहाँ पे जब हमको न्यूरोब्लास्टोमा देखने को मिलेगा, तो इस वजह से हमको यहाँ पे हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हॉर्नर सिंड्रोम के सारे सिम्टम हमको, अगर ये पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक सर्वाइकल चेन इन्वॉल्व हो रही है तब हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसका फिर देखिए बताया गया ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट सेल, तो ये न्यूरल क्रस्ट सेल से ओरिजिनेट होता है, तो इसकी ओरिजिन हो गई। इसी वजह से तो इसको हम न्यूरोब्लास्टोमा बोलते हैं क्योंकि न्यूरल क्रस्ट सेल से ओरिजिनेट होता है। और देखिए मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड ए फर्म इररेगुलर मास दैट कैन क्रॉस द मिड लाइन। तो देखिए प्रेजेंटेशन में देखिए कितना बताया गया कि इसका क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा और फर्म इररेगुलर मास देखने को मिलेगा, और ये क्या है, मिड लाइन को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है न्यूरोब्लास्टोमा में। जबकि विल्म्स ट्यूमर में हम बात करें तो यहाँ पे जो है कि हमको स्मूथ और यूनिलैटरल ट्यूमर देखने को मिलता है। तो ये देखिए फर्म इररेगुलर है, ठीक है, जबकि ये जो होगा ये स्मूथ होगा। और ये देखिए मिड लाइन को क्रॉस करता है, तो जब ये मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है और ये विल्म्स ट्यूमर ये यूनिलैटरल होता है, तो इस बेसिस पे भी इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन करना जरूरी क्यों है, क्योंकि दोनों जो है ये चाइल्ड ट्यूमर है और दोनों की लोकेशन भी लगभग सेम है और दोनों एक ही एज पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, 2 से 4 साल के बीच में, ठीक। और यहाँ पे देखिए कि बताया गया कि लेस लाइकली टू डेवलप हाइपरटेंशन देन विद फियोक्रोमोसाइटोमा। तो यहाँ पे न्यूरोब्लास्टोमा में ना हमको हाइपरटेंशन बहुत कम ही देखने को मिलता है, जबकि फियोक्रोमोसाइटोमा में हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। सिर्फ 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हाइपरटेंशन नहीं देखने को मिलता है, बाकी फियोक्रोमोसाइटोमा में 90% केस में हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो ये न्यूरोब्लास्टोमा में हमको हाइपरटेंशन क्यों नहीं देखने को मिलता है, तो हम बताएं कि न्यूरोब्लास्टोमा में जो हमारा कैटेकोलामाइन रिलीज होता है ना, ये हमारा डोपामीन रिलीज होता है, और साथ साथ ये जो कैटेकोलामाइन के ये मेटाबोलाइट्स है ना, HVA और VM में रिलीज होते हैं। इस वजह से ये ज्यादा इफेक्ट नहीं कॉज कर पाते हैं, इस वजह से हाइपरटेंशन इसमें हमको नहीं देखने को मिलता है। जबकि हम फियोक्रोमोसाइटोमा की बात करें तो इस फियोक्रोमोसाइटोमा में ना ये कैटेकोलामाइन में कौन से नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। तो देखिए एक्टिव कैटेकोलामाइन है, इस वजह से ये हाइपरटेंशन लाइकली कॉज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको न्यूरोब्लास्टोमा में हाइपरटेंशन इसी वजह से नहीं देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे इसके मेटाबोलाइट्स और डोपामिन मोस्टली रिलीज होते हैं, इस वजह से इसमें हमको जो है हाइपरटेंशन नहीं देखने को मिलता है। तो यही यहाँ पे बताया गया, देखिए न्यूरोब्लास्टोमा इज नॉर्मोटेंसिव, तो एन से हम याद रखेंगे कि न्यूरोब्लास्टोमा में हमको हाइपरटेंशन नहीं देखने को मिलता है बल्कि नॉर्मोटेंशन देखने को मिलता है, यानी बीपी नॉर्मल रहती है। और उसका फिर देखिए बताया गया कैन ऑल्सो प्रेजेंट विद ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस सिंड्रोम, तो न्यूरोब्लास्टोमा में हमको ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है। और ये ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस सिंड्रोम क्या होता है कि यहाँ पे हमको एंटी न्यूरोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डांसिंग आई डांसिंग फीट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस सिंड्रोम को हम ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस एटेक्सिया भी बोलते हैं, तो नाम से नहीं कंफ्यूज होना है। और इसमें हमको डांसिंग आई डांसिंग फीट देखने को मिलता है और इस नाम से भी हम जानते हैं। और यहाँ पे एंटी न्यूरोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से हमको ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस सिंड्रोम देखने को मिला।
और उसको फिर आइए हम यूरिन में फाइंडिंग की बात करें तो देखिए यूरिन में हमको यही कैटेकोलामाइंस के जो मेटाबोलाइट्स हैं HVA और VM में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे HVA से हो गया होमोवेनेलिक एसिड। ठीक है, तो होमोवेनेलिक एसिड HVA से हो गया और VM में से हो गया हमारा वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड। ठीक है, तो वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड ये हमारा वीएम में से हो गई और ये कैटेकोलामाइंस के मेटाबोलाइट्स हैं, ये हमको यूरिन में प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो ये चीज हुई, लेकिन ये लेस स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ये लेस स्पेसिफिक होते हैं। अभी हम बात करते हैं ये NSC जो होता है ना, ये हमारा ज्यादा स्पेसिफिक होता है। और यहाँ पे देखिए हमको होमर राइट रोस्टिस भी देखने को मिलती है। और ये होमर राइट रोस्टी क्या होती है कि जो हमारे न्यूरोब्लास्टोमा है ना, न्यूरोब्लास्टोमा के सेल जो है, ये देखिए न्यूरोब्लास्ट, ये किनारे किनारे ये ब्लू कलर के प्रेजेंट होते हैं और बीच में देखिए हमको यहाँ पे इस्नोफिलिक मटेरियल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फ्लावर के पेटल्स की तरह प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसको हम होमर राइट रोस्टी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इस तरह बना के दिखाएं और यहाँ पे भी देखिए ये दिखाया गया, देखिए ये न्यूरोब्लास्ट है और ये देखिए सेंटर में जो है ये हमारा इस्नोफिलिक मटेरियल प्रेजेंट है और इसको हम बोलते हैं न्यूरोपिल्स। ठीक है, तो इसको न्यूरोपिल हम बोलते हैं, ये जो सेंट्रल ये इस्नोफिलिक मटेरियल, इसको हम न्यूरोपिल बोलते हैं और किनारे किनारे न्यूरोब्लास्ट प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे भी यही बताया गया कि न्यूरोब्लास्ट सराउंडिंग ए सेंट्रल एरिया ऑफ न्यूरोपिल, तो न्यूरोपिल को ये न्यूरोब्लास्ट सराउंड किए होते हैं, ये हमको हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर देखिए यही बताया गया कि होमर राइट रोस्टी जो होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूरोब्लास्टोमा एंड मेडुलोब्लास्टोमा, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है। और फिर यहाँ पे देखिए हम बात किए कि हमको बॉम्बेसिन एंड NSC पॉजिटिव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये NSC हम शुरू में बताया कि ये स्पेसिफिक होता है, मोस्ट स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये VM में और HVA ये ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन ये मोस्ट स्पेसिफिक होता है। और NSC से क्या होता है, न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज। ठीक है, तो ये न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज हो गया। और यहाँ पे देखिए इसका एसोसिएशन एम्प्लीफिकेशन ऑफ NMOIC ऑन्कोजीन, तो NMOIC ऑन्कोजीन के एम्प्लीफिकेशन की वजह से ये हमको देखने को मिलता है, इससे ये एसोसिएट होता है। तो इस तरीके से हमारा ये न्यूरोब्लास्टोमा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम यहाँ पे बता दिए शुरू वाली लाइन, इसको हम 4-5 वे में क्लियर कर दिए। और टिपिकली ये 4 साल से कम बच्चों में देखने को मिलता है और इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए विल्म्स ट्यूमर से। ठीक है, तो विल्म्स ट्यूमर भी एब्डोमिनल ट्यूमर होता है, इस वजह से इन दोनों के बीच में हमको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। और डिफ्रेंशिएशन में हम बताएं क्या कि ये जो होता है ये मिड लाइन को क्रॉस कर लेता है, जबकि ये विल्म्स ट्यूमर यूनिलेटरल होता है। और ये देखिए स्मूथ होता है विल्म्स ट्यूमर, जबकि ये जो होता है फर्म इरेगुलर मास होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे बता दिए। और यहाँ पे NSC जो होता है न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज, ये इसका मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है। और यहाँ पे ये एसोसिएट होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ NMOIC ऑन्कोजीन से। और यहाँ पे देखिए हम एक चीज़ और बताएं कि ये नॉर्मोटेंसिव होता है, जबकि फियोक्रोमोसाइटोमा जो होता है ये हाइपरटेंसिव होता है। ठीक है, तो हाइपरटेंसिव हुआ। और यहाँ पे देखिए N से कई चीज़ को रिलेट किया गया है कि ये न्यूरोब्लास्टोमा हमारा जो होगा ये न्यूरल क्रस्ट सेल से ओरिजिन होता है। और यहाँ पे न्यूरोब्लास्टोमा में हमको नॉर्मोटेंसिव कंडीशन देखने को मिलती है और ये NMOIC ऑन्कोजीन से एसोसिएट होता है और NSC पॉजिटिव यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।